नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास लोग। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो देश में चर्चा में आना जरूरी है। जी हाँ, केवल राजनीतिक कारणों से कोई प्रधानमंत्री ना बने इसलिए उसको अपात्र तय करने के लिए, ठहराने के लिए क्या जेल में डालने की तैयारी हो रही है। ऐसे राजनीतिक आरोप जब लग रहे हैं तब देश में इस विषय पर चर्चा जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए आज बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की तैयारी है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के होम मिनिस्टर को वैसे भी पहले यह कार्रवाई का सामना करना पड़ा, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो टेररिस्ट था, गुंडा था, न जाने क्या क्या था, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए होम मिनिस्टर पर कार्रवाई हुई। और अब एक टेररिस्ट जो थी और जिसको लश्कर तोयबा ने स्वीकार किया कि हमारी एक्टिविस्ट थी, लेकिन फिर भी सरकारी सिस्टम कह रही है कि नहीं, वो इनोसेंट थी। उनके साथ दो पाकिस्तानी लोग क्यों थे, इसका जवाब नहीं है। वो दूर मुंबई में रहती थी लेकिन 500 किलोमीटर अहमदाबाद में लड़कों के साथ क्यों आई थी, इसका भी जवाब नहीं है। लेकिन एक ही जवाब है या एक ही सीधा आदेश है सवाल के बगैर, वो मोदी को जेल में कैसे डाला जाए, प्रधानमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। ये जो आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। कई तथ्य, कई जानकारियां और उससे भी ज्यादा जरूरी इस देश की क्या राह है, ऐसा होता है तो क्या हो सकता है, कारण, परिणाम और उपाय, ये विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप आज अपनी बेखौफ होकर प्रतिक्रिया दीजिए। हमेशा की तरह हम विदाउट एडिट उसको सीधे लाइव दिखाएंगे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। गुजरात हाईकोर्ट ने इरशद जहां मुठभेड़ मामले में शीर्ष पुलिस अधिकारी पीपी पांडे की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। मुंबई निवासी 19 वर्षीय लड़की इरशद और उसके 3 साथियों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 15 जून 2004 को मार गिराया था, जिसके बाद दावा किया गया था कि चारों लश्कर के आतंकी थे। ये आतंकवादी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। ये बात पुलिस रिपोर्ट में पहले ही सामने आ चुकी है। मगर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या ये मोदी के बढ़ते कद को कम करने या फिर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी खास रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, जिससे सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर मोदी को जेल तक पहुंचाना चाहती है। मोदी को जेल भेजने की सरकारी रणनीति कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्रियों की आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संपर्क सरकार पर खुद को जेल में डालने की साजिश का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये सरकार की रणनीति में भी किसी न किसी साजिश की बू आ रही है। इसका भी खुलासा आने वाले समय में सामने आ सकता है। 1975 में आपातकाल के समय जब देश में मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था, तब नरेंद्र मोदी अखबार को छिपकर बेचा करते थे। उस समय भी मोदी को इंदिरा गांधी द्वारा जेल में डालने के ऑर्डर दिए गए थे। ऐसे में इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी किस कदर हमेशा से ही कांग्रेस सरकार के निशाने पर रहे हैं। आज बात सिर्फ नरेंद्र मोदी तक ही सीमित नहीं है। इरशद जहां एनकाउंटर मामले के सहारे मोदी के सहयोगी और उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी अमित शाह पर शिकंजा कसने की तैयारी में पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस को अब ये डर कहीं न कहीं सताने लगा है कि अगर मोदी ब्रिगेड अपनी रणनीति में सफल रहा तो फिर उनके युवराज का क्या होगा। ये हम नहीं, खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ऐसा अंदेशा पहले ही जता चुके हैं कि किस कदर मोदी के बढ़ते कद से कांग्रेसियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। मोदी को सीबीआई के जाल में फंसाने की कोशिश पर देश की सियासत गर्म है। सीबीआई ने अपनी जांच में आईबी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार को भी जांच के घेरे में ले लिया है, जिसे लेकर कई अहम सवाल सरकारी एजेंसियों पर उठ रहे हैं। ये पूरा मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गई है। आज मोदी को लेकर बौखलाहट किस कदर कांग्रेस के नेताओं में है, इसका अंदाजा खुद इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने यहां तक कह डाला कि नरेंद्र मोदी सरकार में गुंडों की भरमार है।
क्या कोई नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर इस प्रकार से आरोप लगा सकता है? कानून मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जल्द ही बड़ा भंडाफोड़ होगा। तो क्या ये उसी भंडाफोड़ का हिस्सा है? तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की तैयारी हो रही है? लगता है कि मोदी के साथ लोकतंत्र के तरीके से लड़ने के पहले ही उनको आउट करने का प्रयास हो रहा है। क्या है आपका कहना? कई कॉलर आज हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि आज तो कई लोग 7:30 बजे से ही हमारी सारी लाइनें पैक करके होल्ड करके बैठे हैं कि हमें बात करनी है। आधा घंटा लोग वेटिंग में हैं, लेकिन हम कहेंगे कि कम समय में और तर्कों के साथ अपनी बात को रखें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मैं उमाशंकर शर्मा सोनभद्र से बोल रहा हूँ। हाँ। हमें ये कहना था कि कांग्रेस सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है कि मोदी के नाम से डर लगता है और दूसरों का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। तो मोदी के नाम पे अब ये काउंटर हो गया, तो वहाँ हो गया, तो इसका मर्डर हो गया, फंसाने की साजिश कुछ नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी सर जी, नमस्ते। हाँ जी सर जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बनाया जा रहा है, क्या पूरी कांग्रेस डर गई है सर? हाँ जी सर जी, आपको क्या लगता है? नरेंद्र भाई मोदी से पूरी कांग्रेस बौखला गई है क्या? उन्हें अभी शिकार बना रही है। ये अगर इनके साथ अगर ऐसा हुआ तो सर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे 126 करोड़ जनता के सब पे ये हो रहा है सर, बहुत गलत हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे सर। चलिए हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिससे हम आपको ऐसा पूछ रहे हैं। समाज में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, देश में आज चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो या साधु संतों का समागम, हर ओर नमो नमो हो रही है। चाहे मुस्लिम विद्वानों की गोष्ठी हो या फिर दारुल उलूम देवबंद, हर जगह मोदी और गुजरात का गुणगान हो रहा है। मुस्लिम विद्वान मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। इन विद्वानों को मोदी की तारीफ की वजह से अपने ओहदे भी त्यागने पड़ रहे हैं, मगर फिर भी वो मोदी की तारीफ करने से नहीं चूक रहे। केंद्र सरकार का मोदी की लोकप्रियता से घबराना। केंद्र सरकार को लगता है कि उसे भाजपा से खतरा नहीं है। अगर किसी से खतरा है तो वे हैं मोदी। केंद्र सरकार को पता है अगर मोदी पर शिकंजा कस दिया गया तो फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार मोदी पर अपना ही दांव चलाने को तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। कांग्रेस ने सरकार का विपक्षों के पीछे सरकारी एजेंसी लगाने का पुराना हथकंडा रहा है। केंद्र सरकार आज इसी वजह से अपने ही दांव में खुद फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि दो सरकारी एजेंसियां गृह मंत्रालय की वजह से आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी को फंसाने की राजनीति। इशरत जहां मुठभेड़ में गृह मंत्रालय ने 6 अगस्त 2009 हाईकोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन पी चिदम्बरम के दबाव में 29 सितंबर 2009 को दाखिल दूसरे हलफनामे में सीबीआई जांच की मांग की। गृह मंत्रालय की यही बात खुद गृह मंत्रालय के फंसने का कारण बन गई। गृह मंत्रालय के दबाव में सीबीआई की एक तरफा जांच। सीबीआई अब केवल फर्जी एनकाउंटर की जांच कर रही है। सीबीआई ने इशरत जहां और उसके दूसरे साथियों की आतंकी होने की जांच को बंद कर दिया, लेकिन जब बात आईबी तक पहुंची तो मामला गड़बड़ा गया। सीबीआई खुफिया विभाग विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर आमादा है। ऐसे में खुफिया विभाग अपने अफसर को बचाने में उतर आया है। अब फिर से गृह मंत्रालय अपने अफसर को बचाने के लिए इशरत के आतंकी होने की बात कबूलने को तैयार हो गया है। सीबीआई का नरेंद्र मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का प्लान। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि सीबीआई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ इशरत जहां मुठभेड़ में चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब गृह मंत्रालय इशरत जहां को आतंकी न मानता हो। ऐसे में देखना ये है कि गृह मंत्रालय अपनी गर्दन बचाने के साथ अब मोदी को कैसे फंसाता है।
लेकिन सवाल है कि अगर गृह मंत्रालय की ही गर्दन नहीं फंसती, हालांकि मंत्रालय की नहीं फंसी, एक अधिकारी की फंसी है, लेकिन ये नहीं फंसती तो क्या होता? और क्या अभी भी एक अधिकारी का उस पर बलि नहीं जा सकता? क्या जा सकता है, क्योंकि बात प्रधानमंत्री के है, इसलिए बचे हुए कुछ दिन बहुत ही निर्णायक है। और अगर कहीं से इस चक्र को घुमाया गया तो नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप यहां बैकड्रॉप पे देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इशरत जहां जो लड़की थी 19 साल की, जो हाँ। बॉम्बे से आई थी, तो वो अगर नेक और अच्छी थी तो नौजवान लड़कों के साथ अहमदाबाद क्या लेने आई थी वो? हाँ। और दूसरी बात सर, कि हमारे गुजरात के अंदर जो एनकाउंटर हुए, सोहराबुद्दीन है, तुलसी है, ये कोई अच्छे लोग नहीं थे सर। हाँ। इनका इतिहास उठा के देखिए, आके आप गुजरात के अंदर के इनका इतिहास क्या था। और नरेंद्र मोदी के ऊपर, हमारे सीएम के ऊपर जो ये लोगों ने इल्जाम लगा रही कांग्रेस, ये कांग्रेस दुखी नहीं है, ये हमारे मोदी साहब का सुख देख के दुखी है सर, और कुछ नहीं है। और आने वाला वक्त 2014 का बताएगा कि मुसलमानों को तो अमन ये 12 साल में मिला है, पूरी जिंदगी के लिए अमन मिलेगा। गुजरात के अंदर जो मिला है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिलेगा ये अमन। काश के नरेंद्र मोदी सीएम है और वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी देश की जनता के अंदर लोकप्रिय हो चुका है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो कोई भी ताकत लगा ले सर। बस यही कहना चाहता था मैं। धन्यवाद। ये इकबाल भाई खुद मुस्लिम है और ये बताते हुए वो कॉल करते और गुजरात के हैं, और उनकी प्रतिक्रिया आपने मोदी के बारे में सुनी है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। एक सूरज की रोशनी, एक किरण हमें दिखाई थी मोदी जी ने। हाँ। ये कांग्रेस सरकार उसको अंधकार में डालना चाहती है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि ये आपदा जो देहरादून में आई, अगर ये इसकी तरफ ध्यान देते, मोदी जी की तरफ नहीं ध्यान दे, इसकी तरफ ध्यान दे, ये बहुत जरूरी है। जितनी कैबिनेट है अगर इसकी तरफ ध्यान देती तो आज इतना नुकसान नहीं होता, आज नहीं होती, और जो मरे हुए इंसान हैं कम से कम उनकी शिनाख्त होती है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। आखिर मोदी को लेकर राजनीतिज्ञों को इतना डर कैसा? गांधी के नाम से और गांधी के राम से उलझाया गया तंत्र नहीं चाहता कि कोई परिवर्तन आए। जब भी देश ने परिवर्तन चाहे, कोई न कोई केजरीवाल पैदा हो गया। जवानों युवाओं का श्रम बेकार चला गया। ये चाहते हैं शांति के नाम पर पुश्तैनी राज चलता रहे, घपले घोटाले, संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़, लीपापोती वाली समितियां बनती रहे, देश बर्बादियों का जश्न मनाता रहे। यदि आज विपक्ष में नेता के रूप में कोई उभरा है तो वह मोदी है, सिर्फ मोदी। धन्य है वो माँ जिसने ऐसा व्यक्तित्व पैदा किया, जिसने आज देश की दशा और दिशा बदल दी। यदि कोई जागृति आई है तो उसी के नाम से। दिन रात गरीबी के जाप करती सरकार के सामने जब एक बैकवर्ड रेडी वाला प्रजातांत्रिक तरीके से सामने खड़ा हुआ, तो देश की सरकार ने प्रमुख जांच एजेंसियों को इसरात जहां केस में, जो कि लश्कर ए तैयबा की फिदायीन हमलावर थी, आमने सामना खड़ा कर दिया। उसको आतंकी होने का प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में दिया गया। यदि जैसी संभावनाएं मोदी के बारे में व्यक्त की जा रही हैं सच होती हैं, तो देश की संवैधानिक संस्थाओं का क्या होगा? नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? संभावना दिखाई देती है केंद्र सरकार द्वारा। मुझको नहीं लगता कि केंद्र सरकार गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने खुद अभी आईबी के फेवर में एक लेटर जारी किया है, जिसके तो इस हिसाब से सीबीआई और आईबी आमने सामने हो गए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि वो मोदी को गिरफ्तार कर पाए। वैसे भी मोदी देश की जनता के सामने भावी प्रधानमंत्री के रूप में है, तो देश की जनता नहीं चाहती कि उसको किसी भी रूप में गिरफ्तार किया जाए। तो धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा पहले अपने कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वही कांग्रेस के ऊपर लागू हो रही है। 1975 में इंदिरा गांधी ने 95 के अंदर जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता खोने के लिए इमरजेंसी लगाई थी,
ठीक उसी तरीके से आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सत्तारूढ़ पार्टी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं और वो किसी प्रकार के भी आड़े तिरछे काम करके उनको फंसाना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री से आने से रोकना चाहते हैं। वो किसी प्रकार से संभव नहीं है और यदि ऐसा करते हैं तो इनको भारी खामियाजा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय सर। बोलिए। जय सर। हाँ जी सर, ये जो मोदी के लिए जो ये कर रहे हैं, ये राजनीति खेल रहे हैं ये लोग। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि सब जो कांग्रेस है तो सबको बाहर करके निकाल देना चाहिए, देश से ही निकाल देना चाहिए। ये जितने कांग्रेसी लोग हैं ये सारे सब जगह घोटाला कर रहे हैं, बिल्कुल देश को लूटने के चक्कर में ये लोग सभी। ये खास तौर पे हमारे जो पीएम साहब है, प्रधानमंत्री साहब। धन्यवाद। हम आपको एक एमएमएस दिखाते हैं, कई वीडियो को मैसेज हमारे तक आए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। मोदी के छवि देखकर ये सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे तक जहां तक जानकारी है मोदी के मतलब अच्छे नेता हैं और मैं मानता हूं मोदी बहुत अच्छे नेता। कांग्रेस ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करके उनका वोट बैंक अपने वोट बैंक में डालने के लिए ये ऐसा कर रही है। वॉइस कॉल की तरफ चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, वो कसाब था ना, हाँ, उनके पीछे कितना पब्लिक के मुंह से निवाला निकाल के उसको कसाब को खिला खिला कर अभी कितना खर्च आई कांग्रेस कर रही, फिर अभी वो सब नहीं देखते और गुजरात के पीछे क्यों पड़ गए वो लोग? आपको क्या लगता है नीता बहन जी क्यों पढ़ते हैं? हाँ, हम सही है, उसकी वजह से उनको उन लोगों को डर है। कहाँ से बोल रही है आप? नडियाद, गुजरात से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सर, मैं हाँ। कहना ये चाहता हूँ, ये कांग्रेस का सरकार जो है ये पूरे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के चक्कर में तुला हुआ है। ये चाहते हैं जो ये इनको किसी तरीके से जाल में फंसाया जाए ताकि ये वोट बैंक इनको हमारे खाते में सबसे ज्यादा मतलब जाए। तो इस चीज को कांग्रेस का जितने भी सरकार है, नेताएं हैं, इनको सबको देश से बाहर भगा देना चाहिए। इनको देश में रहने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतना घोटाला किए, इनको क्यों नहीं जेल में भेजा गया? धन्यवाद। ये विदेश भगाने वाली बात भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि हम लोकतंत्र की एक तरफ जब बात करते हैं तो विदेश क्यों भगाए? अगर कोई गलत है तो उसको भारत की जेल में डालने की बात करें, उसको यहां सजा देने की बात करें। यहां से बाहर भगाने के लिए तो हर कोई आरोपी यहां से भागना ही तो चाहता है कि जितने पैसे वैसे ही बाहर जा चुके हैं वहां जाके ऐश करे। तो ये सलाह मुझे लगता है कि सोच समझ कर देनी चाहिए। इसके बजाय कानून का राज होना चाहिए, कानून का गलत उपयोग नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। हाँ, बोलिए। मेरा मानना ये है कि जब जब इस देश में इन दुष्ट लोगों का विरोध होता है तो वो उसके विरोध में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। यदि हम अपने इतिहास को देखें तो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं किया और किस हद तक नहीं गिरे, ये सबको पता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार भी वैसे ही हथकंडे नहीं अपनाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ करोड़ों लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है। स्वामी रामदेव जी और सभी साधु संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। परम गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यह उद्घोष किया था कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो मैं यह मानती हूँ कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें सफल होंगे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। ये भगिनी विदेश से बात कर रही थी, एनआरआई है, और ऐसे तमाम लोग विदेश में बैठे हुए, क्या देश में बैठे हुए, क्या कई बार ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए या उच्च भ्रू जो लोग हैं वही मोदी के समर्थक है। लेकिन जब हम मीडिया के काम के नाते नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहरों से लेकर दक्षिण भारत में केरला के भी किसी छोटे गांव में भी जाते हैं, जिसको भाषा भी हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, वो भी मोदी में आशा देखता है। ये मोदी की विशेषता है और शायद यही विशेषता अब उनको आड़े आ रही है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाएगी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की तैयारी है। और इस प्रकार से अब तक हमारे सामने जितने भी कॉलर आए हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, और अभी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। ये जरूरी नहीं कि आप सारे ही समर्थन करें। अगर जो इस विषय में इशरत जहां का पक्ष रखना चाहता है वो भी अपने तर्क रख सकता है, क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि केवल मोदी के समर्थक ही कॉल कर सकते हैं। जो विरोधक है वो भी इसलिए कॉल करे कि उनके तर्कों का भी जवाब मिलना जरूरी है। अगले कॉलर। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ। संघर्ष विराम नहीं होता है, यह तो हमारे हर महापुरुषों के जीवन में आया और वे दिव्य ध्येय की तरफ बढ़ते चले गए और लक्ष्य को प्राप्त की। हाँ, चाहे सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद। धन्यवाद। शायद कॉलर का नेटवर्क सही नहीं है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। कांग्रेस इतनी निष्ठा पे गिर जाएगी और 1975 कटोकटी याद करवा देगी। मोदी की इतनी इमेज बढ़ गई है उसकी वजह से। और नरेंद्र मोदी एक किशन कन्हैया है, नहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी आज तक राम की तरह राज किया है, और ये राम और कृष्ण का मिलन हो गया है, और कांग्रेस का आज के बाद कुछ नहीं चलने वाला है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। कहिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं रबीनमाल से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए सर ये सब कांग्रेस वालों की सब चाल है। इसके अलावा बाकी मोदी जी को पीएम एकदम बनने जा रहे हैं, ये सब कांग्रेस सरकार, सीबीआई वगैरह ये सब चाल करके मोदी जी के आड़े रास्ता बन रहे, आड़े रोड बन रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। एक्चुअली जो इस वक्त है मोदी जी के लिए बात हो रही है, ये उसको डिमोरलाइज करने के लिए बात हो रही है। एक्चुअली डिमोरलाइज करने के लिए इसको बात कर रहे हैं। हम मोदी जी को बोल रहे हैं कि वो डिमोरलाइज लोग हैं। और जो इनके हथकंडे जो चल रहे हैं क्योंकि सारे समाज, सारा कंट्री, सारा देश मोदी जी के पीछे है इस वक्त। हेलो, और उसके अलावा मैं बताऊंगा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कश्मीर में कितने कश्मीरी औरतों को, कश्मीरी पंडित औरतों को मारा गया है। क्या उनको किसने मारा और कहाँ मारा गया, किसने मारा, उसका आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। जबकि कश्मीरी पंडित की औरतों को बैंडसा में चीरा गया है, उनके साथ गलत नाजायज किया गया है। आज तक हमें पता भी नहीं है कि उनको किसने ऐसा किया। क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए क्या जवाब है? अगर वो इस सब के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम तो कश्मीरी पंडित औरतों के साथ जितना भी जुल्म हो गया है और 25 साल से सारा मसला फट चुका है, तो उसके लिए क्या जवाब है सेंट्रल गवर्नमेंट के कश्मीरी पंडितों के लिए? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार साहब। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। कहिए। सर, अगर मोदी जी को जेल में डाल देंगे, हाँ, तो फिर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को कौन सी जेल, काला पानी बताओगे आप? आपको क्या लगता है? गए हुए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी ने जो ये बनाया, हेलो। हाँ हेलो, मोदी ने जो बनाया सही बनाया है, जो भी किया है उसने। हेलो हेलो, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आपको जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कृपया उसका पालन करिए। हो सकता है आप बहुत ही पहली बार किसी चैनल पर कॉल कर रहे हो, ऐसा मौका शायद ही कोई देता है, लेकिन उसका सही उपयोग करेंगे तो आप ज्यादा परिणामकारक अपनी बात को रख पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जी बिल्कुल। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहेंगे? जय हिंद। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, हितेश भक्त। हाँ
जी मैं सूरत से हितेश भक्त बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, आप जो अभी बता रहे हैं कि ये जो मोदी जी को जो जेल में डालने की कोशिश हो रही है, हाँ। आज तक कितने दंगे हुए, कितने एनकाउंटर हुए पूरे भारत में, हाँ। तो सभी की जो तपास हो रही है सिर्फ गुजरात में हो रही है, हाँ। बाकी स्टेटों में क्यों नहीं? बम्बई में कितने गैंग वाले को मार डाला, हाँ। उसकी कोई तपास नहीं। दिल्ली में कितने एनकाउंटर हुए, उसकी कोई तपास नहीं। तो गुजरात में ही क्यों? और सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए ही क्यों? क्या हिंदुत्व का ठेका लेना कोई गुनाह है? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ हेलो, मैं जय हिंद। सोमराज बोल रहा हूँ गोधरा से। हाँ हाँ, ये जो नरेंद्र मोदी को जो ये इसकी चाल है कांग्रेस की, हाँ, ये क्या है, मोदी अगले चुनाव लड़ने वाले हैं इसलिए ये सब चाल है, और ये बाकी मोदी जी को ये अंदर टिकाएंगे तो ये सब क्या है, यहाँ हंगामा शुरू हो जाएगा। हाँ धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मेरा नाम गजेंद्र जाट है, मैं मद्रास से बोल रहा हूँ, तमिलनाडु से। हाँ। वो मनमोहन सिंह को इतना याद रखना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जेल में चला गया तो हिंदुस्तान में तूफान आ जाएगा। चेन्नई से सर। हाँ, चेन्नई से बोल रहे हैं सर। हम नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक हैं सर। क्या दक्षिण भारत में भी मोदी के समर्थक इतनी बड़ी संख्या में हैं? हाँ सर, बिल्कुल है सर, उसके लिए जान लुटाएंगे सर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत से भी लोग क्या बात करें। जो कॉल यहां पर इन्होंने ये किया, इस प्रकार की कमेंट फेसबुक पर कई लाख लोगों ने दी है, और ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए धमकियां, चुनौती भी है। लेकिन हम कहेंगे कि आप अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखिए। हालांकि संविधान तोड़ने का जब दूसरी तरफ से प्रयास होता है तो दूसरे तरफ वाले भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगले कॉलर। जी हेलो। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ना मोदी जी जेल में जा रहे हैं, ना कांग्रेस उनको जेल में डाल रही है। हाँ। सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी ने मीडिया को मैनेज करने के लिए क्या क्या खर्च किया है। हाँ। जो हर चैनल में मोदी जी का ही गुणगान किया जा रहा है आजकल। इससे पहले भी सीबीआई ने तमाम सारे राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के पीछे तमाम सारी कार्रवाई करी है। उनके लिए तो इस तरीके से किसी न्यूज चैनल ने कुछ भी नहीं चलाया। बिल्कुल, क्योंकि उसमें से कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं था। जी जी, क्यों नहीं? मायावती प्रधानमंत्री के दावेदार थे, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री के दावेदार थे, और इसके अलावा तमाम नहीं। क्या आपको लगता है कि इन लोगों की लोकप्रियता मोदी जितनी है जितना देश भर उनकी लोकप्रियता है? लोकप्रिय तो लोग बनाते हैं, और लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का होता है। हाँ, लेकिन यही मीडिया है जो मोदी के खिलाफ पिछले 10 सालों से लगा हुआ है। जी जी, धन्यवाद। किसी के खिलाफ बोल के कोई लोकप्रिय कैसा हो सकता है पता नहीं, लेकिन अपना अपना एक तर्क हो सकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जितने तारे गगन में इतने शत्रु होए, कृपा होए रघुनाथ की तो बाल न बाका होए। बोलो। कहां से बोल रहे हैं आप? कच्छ, गुजरात से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मेरा नाम सफिया इकबाल है सर। हाँ। मैं गुजरात पालमपुर से बोल रही हूँ सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुजरात में सब नरेंद्र मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम सब गुजरात की मुसलमान की लड़कियां सब सही सलामत है सर। बस मैं यही बोलना चाहती थी। धन्यवाद। ये एक मुस्लिम भगिनी गुजरात से अपनी बात को रख रही थी आपके सामने। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, देश में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहेगा। कभी मुलायम सिंह यादव को सीबीआई का डर दिखाकर समर्थन लेना, तो कभी मायावती को सीबीआई के जरिए धमकाना, और अब नरेंद्र मोदी को सीबीआई द्वारा जेल में डालने की तैयारी। ये सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं तो और क्या हो सकता है। वैसे कोर्ट भी सीबीआई पर सरकारी नियंत्रण के बारे में टिप्पणी कर चुका है। सीबीआई निदेशक भी अपनी मजबूरी जनता को बता चुके हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी अगर गृह मंत्रालय कोर्ट में कहेगा कि इशरत जहां आतंकी थी, क्योंकि खुफिया ब्यूरो ने उसे ये सूचना दी थी। लेकिन फिर राजनीतिक दबाव में एक आतंकी को आतंकी मानने से इनकार कर दिया जाएगा,
तो क्या इससे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी? खुफिया ब्यूरो फिर आतंकियों की जानकारी पुलिस को देने से डरेगी। जब आईबी के अधिकारी को राजनीति के लिए फंसाया जाएगा तो आईबी के अधिकारी किसी भी आतंकी की जानकारी पुलिस को देने से डरेंगे। वो खुफिया ब्यूरो ही है जिसके कहने पर पुलिस आतंकी धमाका करने से पहले ही उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकारी एजेंसियां आपस में ही भिड़ने लगेंगी। इशरत जहां मुठभेड़ में जिस तरह से आईबी और सीबीआई आमने सामने है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आईबी तो हमेशा से ही अपने काम को अंजाम देती है, आतंकियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाती है, लेकिन अब वे ही आईबी के लिए गले की फांस बन रही है। आतंकियों को देश में बम विस्फोट करने आसान हो जाएंगे। आईबी अब राज्य की पुलिस को आतंकियों की जानकारी नहीं देगी तो विस्फोट करने से पहले पुलिस उन्हें कैसे पकड़ पाएगी? ऐसे में आतंकी आसानी से आतंकी हमले करते रहेंगे। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जब इशरत जहां और उसके साथी नरेंद्र मोदी की हत्या करने गुजरात पहुंचे, तब आईबी ने गुजरात पुलिस को इसकी जानकारी दी। गुजरात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकियों को मोदी तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। अगर आईबी गुजरात पुलिस को समय से पहले जानकारी नहीं देती तो आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते। चीन और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में खून खराबे करने के लिए भेजता है, लेकिन खुफिया ब्यूरो इसका पता लगा लेते हैं। संबंधित जानकारी संबंधित राज्य को भेज दी जाती है, लेकिन उस राज्य के पुलिस अधिकारी या तो राजनीतिक दबाव में या फिर झूठा फंसने के डर से कार्रवाई करने से बचते हैं। ऐसे में आतंकी बम विस्फोट करके आसानी से निकल जाते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, ये देखो, ये मैं दुबई से बोल रही हूँ। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये फांसी, ये सब गलत है जो हो रहा है। कांग्रेस की साजिश है सब, ये नरेंद्र मोदी जी को फंसाने के लिए। बहुत हो चुका, कांग्रेस ने बहुत राज कर लिया हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। अब हिंदुस्तान को झांकने की जरूरत है, बहुत लेट हो गया अभी। देखो यहाँ पे भी, यूएई में भी हम देख रहे हैं इंडियन में जो गलतफहमी ये लोग ने फैलाई है, लेकिन अब हिंदुस्तान पूरा झांक चुका है, अब नहीं चलेगी। ये केंद्र सरकार में बहुत घोटाले हो चुके हैं, वो कोई क्यों नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो बिल्कुल गलत है। अब बस बहुत हो चुका और कोई रास्ता नहीं, नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। बस 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 हिंदुस्तान ने बहुत सहन कर लिया है। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आगे नरेंद्र मोदी को माता भगिनियों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। इसका ये उदाहरण है कि आज लगातार इतने महिलाओं के कॉल आते हैं। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि माता भगिनियों के कॉल बिंदास में आने चाहिए। जो पुरुष हमेशा कॉल करते हैं वो अपने घर वालों को भी कॉल करने के लिए कहें, लेकिन आज के कार्यक्रम में वैसे ही मोदी के लिए कई कॉल आए हैं। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस टाइम पे कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के और नरेंद्र मोदी के बारे में, सबके बारे में मालूम है, और उस चीज को देखते हुए हमें इस टाइम पे थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना चाहिए किसने क्या किया, और उनके जो कर रहे हैं और उसी को निगाह में रखते हुए वो गलत करेगा उसे आउट हटा देना चाहिए, और जो अच्छा करता है उसे रहने देना चाहिए। और इस टाइम हमारा ध्यान जहाँ केंद्रित होना चाहिए, हमारे जो भाई लोग परेशानियों में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नीरज जी, उसमें भी राजनीति होती है। उसमें मोदी जाता है तो उतरने नहीं दिया जाता है, राहुल जाता है तो पायलटों को भी दूसरे रूम में भेजा जाता है। क्या सर? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट। तो हमारे वाले, ये बीजेपी वाले सीधे सीधे क्यों नहीं बात करते हैं उसके बारे में, अपना हिंदू वोट? सीधे बात करनी चाहिए ना इनको भी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं पटना से बोल रही हूँ। हाँ। जब बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में इतने निर्दयता से मारा गया, उस समय मनमोहन सरकार कहाँ थी? जो आज एक
हाँ, टेररिस्ट के लिए इतना हंगामा हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉल के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, मैं वडोदरा गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ। आज सुबह के पेपर में मैंने पढ़ा है कि हेडली ने भी बोल दिया कि जिनको मारा वो आतंकवादी थे। हाँ। ठीक है, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट कब से लगाए बैठी है कि मोदी ने करवाया। मोदी ने कुछ गलत नहीं किया। भगवान कृष्ण ने भी बोला हुआ है कि दुष्टों का नाश करना चाहिए। मोदी ने सही किया है। धन्यवाद। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो आज गुनाह है, क्योंकि दुष्ट कौन है इस पर निर्भर है कि उसका संहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर आप भगवत गीता को कोट करके कुछ कहेंगे तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह है आज के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं कलकत्ता से पंकज जैन बोल रहा हूँ। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के पीछे जो कि पड़े हुए हैं कांग्रेसी और जो भी सरकारी एजेंसियां, हाँ। उनको राष्ट्रवाद की भाषा समझ में नहीं आती है, वो सिर्फ कांग्रेस की भाषा जानते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो मोदी के पीछे जितने पड़ेंगे उतनी उनकी लोकप्रियता में बढ़ी होगी। आज देश का युवा वर्ग उनके साथ में है, आज देश की महिलाएं, देश की भगिनियां, देश का वृद्ध वर्ग उनके साथ में है। घोटाले की सरकार को जाना पड़ेगा और राष्ट्रवाद की सरकार भी आनी पड़ेगी। धन्यवाद। अगले कॉलर। हाँ, हेलो। जय हिंद। सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, अगर जो चीजें हमारे लिए जरूरी है वो होगा महिला सर ये आरक्षण बिल, उस पे सभी चुप करके है। तो या मतलब चलिए आज का विषय हम हमेशा कहते हैं कि जिस विषय का बिंदास है उसी पे कॉल करिए। आज के विषय पे कुछ कहना है आपको? मैं वही कहता हूँ ना, मतलब ये मोदी के पीछे लगे हुए हैं, जो जरूरी है वो चीजों पे ये ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। हमारा रुपया गिर रहा है, उस पे ये ध्यान नहीं दे रहे, वो भी बड़ा कांड एक होगा भारत में। तो मतलब ये चीजें हैं, मगर ये मोदी के पीछे जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पीछे पड़े, उसको मार दिया इन्होंने। तो ये चीजें ये बोलते नहीं है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने मारा, क्यों मारा। धन्यवाद। जो बात यहाँ पर एक कॉलर कह रहे इसमें बड़ा दम है, क्योंकि सारी सिस्टम जब मोदी के पीछे लगी है, हवलदार से लेकर प्रधानमंत्री तक की मोदी का क्या हो रहा है, तो बाकी चीजें जो देश की महत्वपूर्ण घटना है उसके तरफ कौन ध्यान देगा। ऐसे कई कार्टून भी आप मीडिया में चारों तरफ छपते हुए देख रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि देश दूसरी तरफ क्या क्या आपदा झेल रहा है। नैसर्गिक ही नहीं, कई प्रकार की आर्थिक मानव निर्मित आपदाओं से हम इतने आहत है, लेकिन राजनीतिक आफत एक लाने की तैयारी फिर भी जारी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। ऐसा है सर, वो नरेंद्र भाई मोदी बहुत इतने बढ़िया पॉपुलर आदमी है, उनके पीछे कांग्रेस वाले क्यों पड़े हैं? यही तो हम पूछ रहे हैं आपको। तो नहीं मतलब ऐसा है, मतलब वो मतलब बहुत बढ़िया आदमी है, तो उनके पीछे मतलब कांग्रेस वाले वो पॉलिटिक्स के हिसाब से पड़े हैं कि मतलब उनको क्या इच्छा है उनकी? धन्यवाद। हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात को सहमति जताई है कि हाँ, ये राजनीति हो रही है और राजनीति सही नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार जी। जय हिंद। बोलिए। सर, जैसे सभी जानते हैं कांग्रेस की नीति पहले से ही रही है, जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, उनको दबाने की बात की। अन्ना हजारे ने आवाज उठाई, अन्ना हजारे को दबाया, बाबा रामदेव को दबाया। अब इनको पता है हमारे लिए नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, और अगर एक बार नरेंद्र मोदी आ गए तो दोबारा इनके लिए मतलब की सफाई हो जाएगी। इनको पता है सारा कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मतलब जो इनके खिलाफ बोलेगा ना, जिससे इनको खतरा होता है, उसको इनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको मारने लगे जाते हैं। मतलब पहले कौन से ऐसे काम नहीं किए हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, तो 2014 में तो पूरा कांग्रेस ही तिहाड़ जेल में नजर आएंगे सर। ये मोदी जी के पीछे बेवजह उनको बदनाम कर रहा है ये कांग्रेस वाले लोग। हेलो। हाँ हाँ, ये जो कांग्रेस वाले हैं ये लोग बहुत बदमाश है। ये लोग मोदी जी को बेकार में फंसा रहे, और 2014 में पूरा कांग्रेस ही नजर आएंगे तिहाड़ जेल में मोदी की जगह। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।
हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हो देने चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी सत्ता में आता है, आखिर आपने लोकतंत्र स्वीकार किया है तो उसको स्वीकारा है। जब तक स्वीकारा रखेंगे तब तक उसके नियम के, उस खेल के नियम के अनुसार हमने खेलना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप दूसरे तरीके से अगर चलना चाहेंगे तो देश के लोगों के पास भी उस ऑप्शन का एक विषय है, या उनके हाथों में भी यह ऑप्शन हो सकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको कॉलर के बजाय यहां एमएमएस दिखाते हैं। कई एमएमएस हमारे पास पेंडिंग है। ऐसे नेता हैं जो उनकी जो जनता से सीधे संवाद होती है, और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, और वो काफी अच्छे लीडर है और नेताओं से बेस्ट है। उनके जैसा हमारे देश में कोई लीडर नहीं है। बदनाम करने के लिए एक सरकार दूसरी सरकार के लिए बदनाम करने के लिए ऐसा भी करते हैं, और हुआ है। बाकी में नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ है, गुजरात में बुरा हाल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार और खानदान बैकग्राउंड से ही हमारा कांग्रेस की वोट देता है हमेशा। हाँ। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की गंदी छवि देख रहे हैं, जब से हमने इनका मन बिल्कुल हटा दिया है कि हम कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ऐसा मैं एयरपोर्ट से, मैं टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ। और सर हम जब हमारा दादा पिताजी और हमारे बड़े माँ बाप सब हम कांग्रेस की वोट हमेशा डालते आए हुए हैं। लेकिन जब से हम आज 5-4 सालों से हम ऐसी गंदी छवि, भ्रष्टाचार, एक दहशतगर्दी कांग्रेस पार्टी के राज में भी देख रहे हैं, इतना हमने पहले कभी नहीं देखा। जितनी कांग्रेस की पार्टी पहले गरीबों का ध्यान रखती थी, सही न्याय देती थी, अभी इसमें बहुत भ्रष्टाचार, 420 चालाकी वाले लोग, पॉलिटिक्स और सारे गवर्नमेंट के महकमे के हर डिपार्टमेंट में गंदगी फैली हुई है। इससे हम इतने परेशान, इतने महसूस कर रहे हैं कि ना पूछे बात। मैं अपने देश की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को दिमाग से, ढंग से सोच के, विचार के जड़ से फेंकने का काम करें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार, पवन कुमार बोल रहा हूँ कठुआ से। हाँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस जो है ये मदर ऑफ टेररिज्म इन इंडिया है। हाँ। क्योंकि ये देशद्रोहियों का साथ देती है और जो देशभक्त लोग हैं उनके ये दुश्मन है। और जहां तक सीबीआई या जो संस्थाएं हैं, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इनके बारे में कि ये पिंजरे में बंद तोता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं केवल लिख चुका हूँ, माननीय राष्ट्रपति को लिखा हुआ, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। लोग तो खामखा सीबीआई का कहते हैं इससे हमें इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये बेकार की एजेंसी है, ये सरकार की पिछलगू है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि सीबीआई एक वायलेंस एजेंसी है। धन्यवाद। सीबीआई के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे, तोता होने से लेकर न जाने कठपुतली होने तक के कई आरोप लगे हैं। लेकिन आरोप के ये जो उदाहरण सामने पेश हो रहे, ये ना केवल मोदी के लिए, ना केवल भारत के राजनीति के लिए, ना लोकतंत्र के लिए, बल्कि भारत के सुरक्षा एजेंसियां, खास करके इंटेलिजेंस एजेंसियों का मनोबल टूटने के लिए बहुत बड़ा कारण रहेगा। जिस देश में कोने कोने में, गली मोहल्ले में पाकिस्तान के एजेंट या पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनके बारे में इन लोगों के पास जब जानकारी आती है तो कई बम धमाके बचते हैं। जो हम बम धमाके होते हुए देख रहे हैं, देश विरोधी कार्रवाइयां देख रहे हैं, इनमें से कितनी प्रतिशत कार्रवाइयां नहीं होती है। जो नहीं होती है, इनका यश इन इंटेलिजेंस एजेंसियों का है। लेकिन आज के बाद, इस घटना के बाद ये लोग चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा ईमानदारी के साथ किसी आतंकवादी का अगर मुठभेड़ हो जाता है, उसको मारा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, तो न जाने कोई सरकार बदलेगी, या यूपी में जिस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ने की बात हो रही है, या मरे हुए आतंकियों के ऊपर कई आईपीएस और पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अन्य अन्य राज्यों में यही हाल है। देश में अभी तक अगर ये बीमारी पहुंच गई है तो क्यों कोई इस देश के लिए काम करेगा? अगले कॉलर। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सुरेश जी, नमस्कार। 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 अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस तो देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये खुद ही एक सांप्रदायिक पार्टी है। ये बीजेपी को किस कैटेगरी में खड़ा करना चाहती है, और ये खुद ही देश को बर्बाद कर रही है। नरेंद्र मोदी को तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से ये नरेंद्र मोदी का नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे। अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये भले ही नरेंद्र मोदी को परेशान करे, बाकी लोगों को परेशान करे,
लेकिन ये नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और देश में क्रांति आ जाएगी यदि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएंगे। कांग्रेस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है उनके बारे में इतनी गलत फहमी क्यों लोग डाल रहे हैं? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी के बारे में इतने लोग पीछे पड़े हैं तो उनको कोई ऐसा आंदोलन चलाए जैसे कांग्रेस की सरकार दूर हो जाए और अच्छी नरेंद्र मोदी जी जो इतनी गलत फहमियां फैला रहे कांग्रेस, उनको अच्छी आप चैनल पे जो अपने बोल में बिंदास बोल में दिखा रहे वो अच्छा लगता है और दूसरों को प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं महेश बोल रहा हूँ गोधरा से सर। हाँ। तो सर, जो मोदी पे जो इल्जाम लगा रहा है वो सब झूठे है और कांग्रेस का जो कनेर में जो हुआ था वो उसके बारे में तो कांग्रेस ने क्या कुछ किया ही नहीं। राजनीतिक काल है सर ये सब। ये सब सर राजनीतिक काल है, दूसरा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, ये राजनीति है और इसीलिए हो रहा है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। ठीक है, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्ते, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए। एक्चुअली आज सारा मीडिया इस पे हल्ला मचा रहा है कि इसरात जहां के ऊपर एक्चुअली, लेकिन कोई भी मीडिया ये नहीं कह रहा कि वो लड़की 2 मंथ से अपने घर से गायब थी। हाँ। तो कोई भी एफआईआर उसकी फैमिली ने, उसकी मदर ने, उसके भाई ने, सिस्टर ने कोई एफआईआर नहीं कराई। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की लड़की घर से गायब हो, बहन बेटी हो, और उसकी एफआईआर ना हो? हाँ। कोई भी मीडिया चैनल इस बात को नहीं कह रहा है। और दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, हैदराबाद के अंदर इतने एनकाउंटर हुए, आज तक किसी की फाइल दोबारा नहीं खुली है। लेकिन सिर्फ मोदी को फंसाने के लिए सारा इनका ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल। इसरात जहां के खिलाफ केवल ना ये आरोप है कि वो घर से बाहर यहाँ पर क्या कर रही थी, बल्कि आरोप है कि जिस गाड़ी में वो सफर कर रही थी, जिसके साथ इनका इनकाउंटर हुआ, उसमें जो पाकिस्तानी थे उनके साथ ये क्या कर रही थी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, ऐसे जब से ये मोदी के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं कांग्रेस वाले? हाँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे पास, और जब वो थे हमारे पास, ये अडवाणी जी थे, तब तो रोजगार था, हर एक रोजगार था। जब से ये आए हैं एकदम ना किसी के पास काम है ना कुछ है, सारे भूखे मर रहे हैं। रोजगार नहीं किसी के पास भी। सारा माल बाहर से मंगाना शुरू कर दिया और सारा काम बिजली पानी सब इन्होंने प्राइवेट कर दिया लेके। इतना पैसा खा रहे हैं। क्या कांग्रेस आएगी? यदि में कांग्रेस आएगी तो देश भूखा मरेगा हमारा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। धन्यवाद सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा सारे देशवासियों से कि 60 साल में देश की ये दुर्गत हो चुकी है और उसके बाद भी देशवासी नहीं जागेंगे, क्योंकि ये देश ही ऐसा है, इसको इतने धर्मों में बांट के रखा है। और ये कांग्रेस ने जो है 60 सालों से इसी फॉर्मूले से राज करती आई है, मुसलमानों को कंट्रोल करके रखना और उनको जो है हिंदुओं के खिलाफ भड़का के वोट लेना, बस उसके बाद राज करना, अपना भ्रष्टाचार फैलाना। आज महंगाई की क्या स्थिति है, रुपए पैसे की क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है, हर क्षेत्र में क्या स्थिति है, सब जानते हैं। और ये देश जागता ही नहीं है, सोता ही रहता है। पता नहीं कब जागेगा या कैसे क्या होगा, इसका कोई समाधान दिख नहीं रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि आगे इतना टूट चुका है, आगे भी टूटेगा, इसका कोई इलाज नहीं साहब। लेकिन ऐसे हताश होके कैसे चलेगा? कोई तो उपाय निकालना होगा ना। उपाय साहब आपने निकाला है, बहुत अच्छा उपाय निकाला है आपने, इस तरह का प्रोग्राम दिया। मीडिया भी देखिए सब, कोई फिल्म दिखा रहा है, कोई सास बहू दिखा रहा है, कोई बेटियां दिखा रहा है, कोई क्रिकेट दिखा रहा है, कोई इतना देश में इतनी समस्या होने के बाद भी मीडिया भी कुछ नहीं दिखा रहा है। मीडिया को भी कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, सारी संवैधानिक संस्थाएं कंट्रोल कर रखी है, आईबी कंट्रोल कर रखा है, इनकम टैक्स कंट्रोल कर रखा है। आप देखिए सीबीआई तो इनका तोता है ही, इतनी सारी संस्थाएं इन लोगों के पास है, जिसको भी चाहेंगे उसको। रामदेव बाबा को इतनी सारी सीबीआई लगा दी, उनको खत्म कर दिया। अभी किसी ने देश के हमारे देशवासियों ने क्या किया? ये 100% मोदी को जेल में डालेंगे, कोई नहीं बचा सकता था। मैं तो बड़ा हताश हो गया था। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जी मैं शिल्पा मुरगुना बात कर रही हूँ सऊदी अरेबिया से। मैं ये कहना चाहती थी कि पिछले हफ्ते
कपिल सिब्बल ने भी ये बयान दिया था कि एक बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है। यही बात पवार साहब ने मुप्रा में भी कही थी कि बहुत बड़ा गुब्बारा फूटने वाला है मोदी नाम का। तो ये सीबीआई की जांच के पहले ही इन लोगों को ये बात कैसे पता है ये होने वाला है? मतलब ये सब मोदी के खिलाफ ये साजिश के तहत ही हो रहा है, ये सब देशवासियों को पता है। लेकिन जो इंसान सत्य की तलवार हाथ में लेके और करोड़ों भारतीयों के उम्मीद उठे घोड़े पे सवार होके आ रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। उपाय पे नजर डालते हैं। सरकारी एजेंसियों को स्वतंत्र किया जाए। कोल घोटाले में सरकार ने जिस तरह से सीबीआई पर दबाव डालकर फाइनल जांच रिपोर्ट को बदला, वो कोर्ट को नागवार गुजरा। कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी दखल से बाहर करने की बात कही, लेकिन सरकार सीबीआई को स्वतंत्र करने से कतरा रही है। सरकारी एजेंसियां आपस में तालमेल बनाएं। जिस तरह से सीबीआई और आईबी में ठनी हुई है, वो ना तो इन दोनों एजेंसियों के लिए सही है और ना ही देश के लिए, क्योंकि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो सकता है। सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग ना करे। देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका काम देश की सुरक्षा करना है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये एजेंसियां देश की सुरक्षा कम और सरकार की सुरक्षा ज्यादा कर रही हैं। आतंकवाद पर राजनीति बंद हो। जिस तरह से गृह मंत्रालय कभी इशरत जहां को आतंकी बताता है, तो कभी राजनीतिक दबाव में इशरत जहां और उसके साथियों को आतंकी होने से मना करता है। इससे न सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है, बल्कि एक विशेष समुदाय में गलत संदेश भी जा रहा है। गृह मंत्रालय आगे आकर स्पष्टीकरण दे। गृह मंत्रालय ने अभी तक इशरत जहां मुठभेड़ के ताज़ा मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। गृह मंत्रालय हाईकोर्ट में अपने दोनों हलफनामों के बारे में बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद साहब। बोलिए। देखो साहब, हमारी सरकार इतनी भ्रष्ट लोगों की है, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारा देशभक्त था। हाँ। और उसको जिंदा नहीं रहने दिया, और ऐसे कैसे हमारे देशभक्त है, उनको ये जिंदा रहने नहीं देते। इनको चाहिए भ्रष्ट और लुटेरे। इसलिए सरकार को सबक सिखाना चाहिए साहब। आप ज्यादा से ज्यादा इनके विरोध में चलाइए और केंद्र की सरकार को बदलना चाहिए। धन्यवाद। हमने अब आपके सामने आज का ये मुद्दा रखा। हम वैसे तो आप सारे चैनलों पर देखते हैं कि विविध पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात को रखते हैं। कई तमाम पेड मीडिया कर्मी भी आते हैं, वो भी बात को रखते हैं। लेकिन बिंदास बोल इसलिए शुरू हुआ है कि इस देश की जनता को भी कहीं पर अपना पक्ष, अपना दृष्टिकोण, अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति रखने का मंच हो, और इसलिए हम आपको ज्यादा बोलने देते हैं, हम कम बोलते हैं। आपकी ही कारण, परिणाम और उपाय हम दिखाते हैं। आज के बिंदास बोल में कई लोगों ने सीधे सीधे कांग्रेस पर जो आरोप लगाया, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह पर लगाया। ऐसे कार्यक्रम के बाद कई कांग्रेस के लोग ट्वीट या फेसबुक पर लिखते हैं मेरे कि आप ऐसा एक तरफा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये कॉल पर जो नंबर चल रहे हैं, ये सबके लिए खुले हैं। कोई भी कॉल करके बात कर सकता है। अगर कोई इशरत जहां के समर्थक के नाते भी कॉल करता, तो हम उसको अपना पक्ष रखने के लिए मौका देते हैं, क्योंकि देश के न्यायालय हो, आईबी हो, या तमाम वो जगह है जहां पर लोगों की आशा उठ चुकी है, वहां पर उसको बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। और इसलिए हम ये मौका आपको दे रहे हैं। इसका आप उपयोग करिए, अपने पक्ष को रखिए, अपने विचार को रखिए, देश मंथन करे, चिंतन करे। वास्तविकता ये निर्णय ना न्यूज चैनल के स्टूडियो में होने चाहिए, ना ऐसे निर्णय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय में होने चाहिए। कौन आतंकी है और क्या उसकी सूचना है, इसकी तो जानकारी लेने वाली खुफिया एजेंसी और पुलिस का ये काम है। लेकिन जब राजनीति हावी होती है, तो देश का गृह मंत्री शहीदों के शवों पर, उनके अंत्येष्टि पर, वहां पर फूल चढ़ाने जाने के बजाय वो एक दिन दिल्ली में केवल इसलिए लगाता है कि इशरत जहां मामले पर क्या निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से लेना है। ये गंदी राजनीति न जाने देश को किस तरफ लेके जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है और ऐसा हो रहा है। ये रोकना है तो देश को बेखौफ होकर आगे बोलने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।